गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम समझेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इनका फंक्शन है, कौन कौन सी इनके टाइप है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, कार्डियक का आपका आउटपुट जो है कैसे आपके वेरियस ऑर्गन तक, टिश्यू और सेल्यूलर लेवल तक कैसे रीच करता है, राइट। तो सबसे पहले जैसे आपका आ जाता है भाई कार्डियक, आपका एक हार्ट जो है चैंपियन है, विदाउट एनी स्टॉप ये वर्क करता है 24/7, विदाउट मिली सेकेंड भी ये स्टॉप नहीं लेता है, कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहता है। और इसको वर्क करने के लिए पंपिंग का इसका बेसिक जो फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। पंप के साथ साथ इसको एक ब्रांच की, एक नेटवर्क की भी जरूरत होती है। अभी पंप तो कर रहा है, पर पंप करने के साथ साथ इसमें ब्लड वेसल्स का होना भी बहुत ही जरूरी है, जो कि ब्लड को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ऐसे मीडियम होती है वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। तो इनका फंक्शन होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का। ब्लड के साथ साथ ब्लड सेल्स हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए, ऑक्सीजन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, अमीनो एसिड, ये सारी चीजों का भी जितना अमाउंट में आपके ऑर्गन लेवल पर, सेल्यूलर टिश्यू लेवल पर रिक्वायरमेंट होती है, उसको वन पार्ट टू अनदर पार्ट या ऑर्गन तक इनको ट्रांसफर करने का काम करती हैं आपकी आर्टरीज हो गई, आपकी वेन्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई आपकी। अब इनके भी फर्दर डिवीजन होता है, अलग अलग टाइप होता है। आर्टरीज में आर्टरीज का टाइप अलग आ जाता है, वेन्स अलग आ जाती है, राइट। तो जो आपकी आर्टरी होती है, एरोटा हो गई, आर्टरीज हो गई और आर्टियोल्स, इनका फंक्शन होता है, इनका कार्य होता है कि आपके कार्डियक से ब्लड को लेके जाना पेरिफेरी में, मीन्स अपने आपके ऑर्गन तक, ऑर्गन लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, कार्डियक से आपके होल बॉडी में ब्लड को लेकर के जाने का, अवे फ्रॉम द कार्डियक। इसके बाद आती है आपकी वेना केवा, वेन्स हो गई और वेन्यूल्स। इनका फंक्शन होता है आपको ब्लड को वापस लेकर के आना आपके कार्डियक तक, राइट। इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस आपके कार्डियक तक लेकर के आना, आपके हार्ट तक लेकर के आना। तो ये तो आपको सभी को पता है कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल से, वहां से आपका ब्लड पंप होता है। ब्लड पंप होने के बाद आपके एरोटा में आता है, आर्च ऑफ एरोटा से आपके बोथ हेड, नेक और आपके दोनों हैंड वाले पार्ट में आ जाता है। इसके बाद डिसेंडिंग एरोटा से आपके नीचे वाले बॉडी के पूरे पार्ट्स में आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है। आर्टरीज आपके ब्लड को ले जाने का काम करती है। इसी के बीच क्या होता है, छोटी छोटी ब्रांच में बाद में जाके डिवाइड हो जाती है। जैसे कि आपकी एरोटा है, एरोटा से छोटी और ब्रांच निकलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज। आर्टरीज के बाद आएगी आपकी आर्टेरियल्स, और थोड़ी छोटी नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद फिर आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज बिल्कुल बारीक बारीक आपका नेटवर्क रहता है, बहुत ज्यादा आपकी होती है, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है, कैपिलरीज और वेन्यूल्स, जो कि टिश्यू लेवल पर आपस में जंक्शन बनाती है, एक पॉइंट, एक नेटवर्क बनाती है, जो कि वेन्यूल्स के साथ कनेक्ट रहती है। फिर वेन्यूल्स के बाद आ जाती है आपकी वेन्स, और फिर वेना के बाद। तो ऐसे करके आपके कार्डियक तक वापस से ब्लड लाने का काम करती है। तो आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है, कहाँ पर, टिश्यू की भी। जस्ट सपोज दैट ये टिश्यू है और दोनों साइड से इधर से आर्टरीज और वेन्स आई हुई है। इस साइड की आप मान के चलते हो आपकी कैपिलरीज हो गई, और इधर की वेन्यूल्स, राइट। तो आपस में यहाँ पर जंक्शन बनाती है, इंटरकनेक्टेड रहती है, और आपके ब्लड का एक्सचेंज करने का काम करती है। न्यूट्रिएंट हो गए, प्रोटीन हो गया, ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको एक्सचेंज करने का काम करती है। और यदि एक फैक्ट की बात आपको बता दूं, यदि आपकी जो पूरी बॉडीज में, होल बॉडीज में जितनी भी आपकी वेन्स है, कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है, इनको यदि आप एक स्ट्रेट लाइन में लेके जाओगे तो इनका 10,000 किलोमीटर तक ये फैल सकती है। इतना हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्यूल्स होती, कैपिलरीज तक को इंक्लूड करके, यू सपोज दैट, राइट। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, एक जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरी हमारी बॉडी में फैली हुई होती है, पार्टिकुलर एक छोटे से छोटे ऑर्गन से लेकर बड़े से बड़े आपके ऑर्गन तक, एक स्किन लेवल से लेकर के एक इंटरनल और आपके सुपीरियर लेवल पर भी आपकी ब्लड वेसल्स होती है, राइट। तो ये हमारी होल बॉडी में न्यूट्रिएंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एनर्जी, किलो कैलोरी, ये सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का और स्टोरेज करने का काम कौन करता है, आपका सेल्स। अब कुछ जो होती है, बड़ी होती है, बाइट होती है, जैसे आपकी एरोटा हो गई, तो इनमें इटसेल्फ एक कंडक्शन सिस्टम पाया जाता है। कंडक्शन सिस्टम मीन्स की कॉन्ट्रैक्ट होना और डायलेट होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, डायलेट होना, जैसे कि आपका कार्डियक का चेंबर होता है, तो ऐसे ही इनमें भी होता है। ऐसे रिजर्वायर वर्क करती हैं, आपकी जो काइनेस्टिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देती है, राइट। तो इस तरीके से इनका फंक्शन होता है, इस तरीके से इनका वर्क होता है। जैसे कार्डियक ने पंप तो किया, कार्डियक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया,
अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, ब्लड को आगे भी प्रोपेल करने की जरूरत होती है, आगे भी उसको पुश करने की जरूरत होती है। तो ऐसे रिजर्वायर करती है, और कुछ फाइबर की बनी हुई होती है, कुछ मस्कुलर फाइबर हो गया, कुछ इलास्टिक फाइबर हो गया, है ना, एंडोथेलियम एपिथेलियम हो गया। तो इस तरीके से इनकी डिजाइनिंग होती है, सब में अलग अलग हमारे टिश्यू और मसल्स प्रेजेंट होती है। तो जो मस्कुलर वाली होती है वो क्या करती है, आपको रिजर्वायर होता है, थोड़ी सी वाइड होती है, लॉन्ग होती है, ब्लड को वहां पर रिजर्व करती है, कार्डियक ने जैसे पंप किया फिर आगे की तरफ उसको फर्दर प्रोपेल करने का काम करती है, आगे एरोटास, फिर आर्टरीज के बाद आर्टियोल्स और कैपिलरीज तक उसको फर्दर इसको मूव करने का, आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। कुछ मस्कुलर फाइबर आ जाती है ना, ये फाइबर हो गया, कुछ मस्कुलर आ जाती है, जैसे अभी रेडियो हो गई, ब्रेकियल आर्टरी हो गई, रेडियो आर्टरी हो गई। तो ये क्या करती है, आपके ब्लड को एज कंपेरिजन टू आपके फाइब्रस, इनमें क्या होता है, फाइबर कम प्रेजेंट होता है, मस्कुलर होते हैं, और कॉन्टेक्ट और रिलैक्सेशन की प्रोसेस, डायलेशन की इनमें ज्यादा होती है, ब्लड को आपके लेकर के जाने का काम करती है, राइट। तो इस तरीके से इनकी डिजाइनिंग होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके टाइप्स में, सबसे फर्स्ट आ जाते हैं एरोटा, एरोटा के बाद आ जाते हैं आपकी आर्टरीज, उससे छोटी आर्टरीज क्या होती है, ब्लड को कैरी करती है अभी फ्रॉम द हार्ट, ऑर्गन लेवल पर करती है। देन लार्ज आर्टरीज टर्म इलास्टिक कंडक्टिंग आर्टरीज, जो लार्ज आर्टरीज होती है उनमें इलास्टिक कंडक्शन सिस्टम इटसेल्फ पाया जाता है। दे लीव फ्रॉम द हार्ट, ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपके कार्डियक से, आपके हार्ट से स्टार्ट होती है, नियरर होती है, क्लोजर होती है टू यूर हार्ट, राइट। उसके बाद आती है आपकी मीडियम साइज, कौन सी, मीडियम साइज। मीडियम साइज क्या होती है, मस्कुलर डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके ब्लड को अलग अलग मसल्स लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर, एंड ब्रांच इन वेरियस रीजन, अलग अलग रीजन में इनकी अलग अलग ब्रांच होती है, अलग अलग इनका नेटवर्क होता है। बाद में जो ये ब्रांच होती है वही ब्रांच क्या करती है, वापस से उसको रीब्रांच कर लेती है, ठीक है, वापस से क्या करती है, रीब्रांच कर देती है, इस तरीके से देख सकते हो, है ना। तो छोटी छोटी और वापस से क्या होता है, फर्दर ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, ब्रांच के बाद वापस से स्मॉल रीब्रांच करती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स। आ रही बात समझ में। सबसे पहले होती है बिगेस्ट एरोटा, एरोटा के बाद फिर और छोटा साइज आ जाएगा मीडियम, उसको बोलते हैं आर्टरीज, आर्टरीज का फिर से डिवाइड होगी थोड़ी और, तो हम इसको बोलते हैं आर्टेरियोल्स, फिर और पतली पतली ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, वो हो जाता है आपकी कैपिलरीज, ओके। बाद में रीब्रांच करती है आपकी आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स के बाद फिर फाइनली आ जाते हैं कैपिलरी पर, जो कि आपका एंड लाइन होती है, राइट। उसके बाद आ जाती है आपकी आर्टेरियोल्स, मैंने बता दिया, एंटर ए टिश्यू एंड ब्रांच ऑफ इनटू द न्यूमेरस टाइनी वेसल्स। ये क्या करती हैं, अलग अलग टिश्यू में एंटर होती है, टिश्यू में एंटर करने के बाद क्या करती है, पतली पतली अलग अलग ब्रांच बनाती है, न्यूमेरस ब्रांच बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, राइट। ये टिश्यू हो गया, टिश्यू के अंदर इन्होंने एंटर किया, पतली पतली अलग अलग ब्रांच बनाती कैपिलरीज। अब कैपिलरीज बाद में इंटर कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ, फर्दर कनेक्टेड होती है किससे, आपके वेन्यूल से। वेन्यूल्स आपका लास्ट एंड प्रोडक्ट होता है किसका, आपका वेना केवा का, है ना, टर्मिनल एंड होता है। तो क्या वेन्यूल्स के साथ ये आपस में इंटर कनेक्टेड होती है, और आपका जो भी ब्लड वगैरह हो गया, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट हो गया, उसको एक्सचेंज करने का काम करती है ना। तो समझ लेते हैं हम, द वॉल ऑफ द कैपिलरीज अलाउ एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस, है ना। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जो उनकी बॉल होती है कैपिलरीज की, वो क्या करती है, सब्सटेंस को एक्सचेंज करने का काम करती है, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना। तो ये सारी चीजों को क्या करती है, एक्सचेंज करने का काम करती है। बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, ग्रुप ऑफ द कैपिलरीज विद इन टिश्यू रीयूनाइट फॉर्म द वेन्स एंड वेन्यूल्स। वापस से क्या करते हैं, रीयूनाइट करती है, वापस से इंटरकनेक्टेड होती है, और आगे फर्दर फॉर्म करती है वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स के बाद वेन्स। तो वेन्यूल्स क्या होती है, मर्ज टू फॉर्म ए लार्ज ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। वापस जो वेन्यूल्स है आगे चल के फॉर्म करती है लार्ज ब्लड वेसल्स को बनाती है, जिसको हम बोलते हैं वेन्स। वेन्स के बाद फिर और लार्ज जैसे कार्डियक तक जाती है, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा, तो फिर वो बनाती है वेना कावा। इनका फंक्शन होता है वापस से ब्लड को आपके कार्डियक तक लेके जाने तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को आपके कार्डियक तक लेकर के जाने का। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर फर्दर मूव करते हैं। तो अगले पार्ट में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारी आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई ना, तो इनकी कितनी लेयर होती है, कौन कौन सी इसमें लेयर प्रेजेंट होती है, किस तरीके से इनमें
इनका इनका एनाटॉमी होता है। तो ये तो हो गया हमारी इनका फिजियोलॉजी के बारे में कि भाई आपकी वेन्स क्या होती है, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया है ना। एक ब्रांच होता है, एक नेटवर्क होता है, ट्यूब एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपका कार्डियक है। तो कार्डियक क्या होता है, एक पाइपलाइन, आपका एक मोटर होता है पानी का। मोटर को क्या चाहिए भाई, ब्लड तो वो पंप कर रही है, पंप करने के साथ साथ उसको पाइपलाइन चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए, ताकि वो अपने ब्लड को होल बॉडी में अलग अलग टिश्यू लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। साथ ही साथ जो सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सबको भी टिश्यू और सेल्यूलर लेवल तक पहुंचा सके। जैसे कि आप फूड का इंजेस्ट करते हो, फूड आप इनटेक लेते हो, और फूड के साथ साथ वो क्या करता है, इसको एनर्जी को कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में सेल्यूलर लेवल पर वो चीजें स्टोर होती है, ताकि आपका जो ऑप्टिमम फंक्शन है, जो लेवल है, वो चलता रहे। जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, एनर्जी होगा, किलो कैलोरी हो गया, तो ये हमारे सेल्यूलर लेवल पर वो चीजें रहती है ना। और साथ ही साथ कुछ हार्मोन, कुछ सब्सटेंस को भी मूव करने का काम, आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन का एक चैनल होता है, एक मीडियम होता है आपके ब्लड वेसल्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, राइट। लेंथ होती है इनकी हमारा 10,000 के अप्रोक्स। यदि आप इनको सीधा लेके जाओगे, स्ट्रेट करोगे पूरी, तो आपको 10,000 के आसपास इनकी लेंथ आ जाती है, राइट। और ये इसकी जो बॉल होती है वो तीन चीज़ों से, तीन इसमें लेयर होती है, तीन लेयर से कंसिस्ट होकर के बनी हुई होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिक, है ना। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस टाइप से इनकी जो लेयर होती है, जैसे कि आपके एक कोई भी एक, हम एक ब्लड वेसल्स ले लेते हैं, जस्ट सपोज दिस इज सिमिलर ब्लड वेसल्स, और इसकी ये होगी लेयर। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, आपकी तीन लेयर, तीन इसमें लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, जो सबसे फर्स्ट लेयर आती है, इन लेयर को हमने क्या नाम दिया, द वॉल ऑफ द आर्टरी हैज कोट। इनमें अलग अलग कोटिंग होती है, अलग अलग इसमें परत होती है, कोट, और हमने इसको क्या नाम दिया, ट्यूनिक्स, राइट। ट्यून से आप याद रखो, कोट, COAT, कोट, कोटेशन जो होती है लेयर होता है, और ट्यूनिक, ट्यूनिक, है ना। तो इनसे आप याद रखो ट्यूनिका। ओके, याद रखने में आसानी होगी। तो ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, और ट्यूनिका एक्सटर्ना, तीन लेयर होती है। इंटरनल जो आपको लेयर दिख रही है, ये होती है आपकी ट्यूनिका, ये जो है ट्यूनिका इंटरना। इंटरनल है इसलिए क्या नाम दिया इसका, ट्यूनिका इंटरना। फिर मिडिल लेयर आ जाती है ट्यूनिका मीडिया, सिंपल है। और एक्सटर्नल है, बाहरी जो आउटर लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, आई बात समझ। जो इंटरनल लेयर होती है वो क्या होती है कि ल्यूमन को फॉर्म करती है, आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, और ये हमेशा कनेक्टेड रहती है आपस में, ब्लड के साथ कनेक्टेड रहती है, ब्लड, राइट। ये इंटरनल लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, कंटेन द लाइनिंग ऑफ द सिंपल स्क्यूमनस एपिथेलियम। किससे मिलकर के बनी हुई होती है जो ट्यूनिका इंटरना होती है, सिंपल स्क्यूमनस एपिथेलियम। स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। और इसकी जो लेयर, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। अनदर एंडोथेलियम बेसमेंट लेयर, है ना। ये ल्यूमन को फॉर्म करती है, फॉर्म
ल्यूमन मतलब इंटरनल जो होता है उसको फॉर्म करती है। देन इंटरनल होती है कांटेक्ट में रहती है ब्लड के, ऑलवेज कांटेक्ट ऑन ब्लड। ओके, जो ये इसकी लेयर होती है इलास्टिक टिश्यू की, इनको क्या बोलते हैं, इंटरनल लेमिना। इसकी जो इंटरनल लेयर होती है इलास्टिक टिश्यू की होती है, इसको हमने नाम दिया इंटरनल लेमिना। इंटरनल लेमिना, होप यू अंडरस्टैंड। Normally, endothelium is only that make contact with the blood, or tunica interna closest the lumen, hollow enter through the blood with flow। ट्यूनिका इंटरना जो होती है और इसका जो हमारा एंडोथेलियम है वो इसकी लेयर को फॉर्म करता है, और जो इंटरनल होती है ट्यूनिका इंटरना वो क्या करती है, ऑलवेज ब्लड के कांटेक्ट में रहती है और उसका ल्यूमन जो इंटरनल ओपनिंग है उसको फॉर्म करने का काम करती है। जस्ट लाइक एक पाइप होता है ना, इसकी इंटरनल लेयर होती है। इतना समझ में आया। इसमें आपको दो तीन चीजें याद रखने की बात है। एक तो इंटरनल लेयर होती है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, बेसमेंट लेयर होती है एंडोथेलियम की होती है, और फॉर्म इसका ल्यूमन को फॉर्म करती है। इंटरनल लेयर होती है हमेशा ब्लड के कांटेक्ट में रहती है। इंटरनल जो लेयर होती है हम उसको इंटरनल इलास्टिक लेमिना बोलते हैं। फिर आ जाती है हमारी ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया मीन्स इसकी जो मिडिल की लेयर है उस लेयर की यहाँ पर अभी हमारी बात हो रही है। ट्यूनिका मीडिया, दिस इज द मिडिल कोट, इट इज यूजुअली द थिकर लेयर। ये क्या होती है, मिडिल कोट होती है। दिस इज मिडिल कोट, मिडिल कोट होती है, यूजुअली थिकर होती है। एज कंपेयर टू इंटरनल, right? It consists of the elastic fiber and smooth muscles fiber that extend circulatory around the lumen। ये क्या होती है, सेकेंड लेयर होती है, और जो ल्यूमन वाली लेयर है उसके सराउंडेड होती है, उसके ही पास में होती है। उसके बाद वाली जो नेक्स्ट लेयर होती है इसको सराउंड करती है, और ये किसकी बनी हुई होती है, इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल्स। किससे, इलास्टिक फाइबर कंसिस्ट, लिखो कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर एंड स्मूथ मसल्स फाइबर, स्मूथ मसल्स फाइबर, राइट। किससे मिलकर के बनी हुई होती है, स्मूथ मसल्स फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, और जो ल्यूमन होती है उसकी कवरिंग कोटेड लेयर होती है, मीडियल लेयर होती है, थिकर लेयर होती है एज कंपैरिजन टू अदर लेयर। और जो कंडक्शन सिस्टम की जो प्रोसेस होती है, मेन जो कॉन्ट्रिक्शन और डायलेशन करने का काम होता है आपकी ब्लड वेसल्स का, वो यही लेयर को देखती है ना। जैसे कि आपका कार्डियक में कंडक्शन सिस्टम होता है, हमने देखा है कॉन्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो कुछ हद तक आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, लार्ज हमने मस्कुलर देखा, फाइब्रस ब्लड वेसल देखा, इनमें भी एक कंडक्शन सिस्टम पाया जाता है जो ब्लड को क्या करता है, फर्दर प्रोपेल करने का काम करता है, ब्लड को आगे की ओर धकेलता है, राइट। जैसे कि आपने ठंडी के दिनों में देखा होगा, आपको सिवरिंग होने लगती है, सिकुड़ जाती है स्किन, तो ब्लड वेसल्स क्या होती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देती है। एज कंपैरिजन टू गर्मी के सीजन में क्या होती है, वो डायलेट हो जाती है। तो वो क्या करती है, डिफेंस क्रिएट करती है अगेंस्ट आपके एटमोस्फेयर एनवायरनमेंट के हिसाब से, राइट। तो ठंडी में क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, आपके हेयर वगैरह फॉलिकल इरेक्ट हो जाते हैं, आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है, राइट। तो आपके ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होती है, ताकि आपका ब्लड जो आगे की तरफ प्रॉपर तरीके से प्रोपेल हो सके, वो सर्कुलेट करने में उसको हेल्प कर सके। और कुछ केमिकल हार्मोनल लेवल पर भी प्रोसेस होती है, जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से इसकी कंट्रोलिंग होती है ना। बेसिकली जो कंट्रोल करती है वो आपकी एक्सटर्नल लेयर होती है, जहाँ पर आपके रिसेप्टर सिग्नल पाए जाते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक आपका नर्वस सिस्टम है, उससे ऑपरेट होता है ना। तो सारी चीजें हमने देखा है कि जितने भी लेवल है आपके ऑर्गन्स लेवल पर लेके चलें, टिश्यू लेवल पर, सेल्यूल लेवल पर,
जो सारी चीजें एक केमिकल प्रोसेस होती है, हार्मोनल प्रोसेस होती है, न्यूरोनल होती है, जो कि आपके ब्रेन के से ही सारी चीजें आपकी ऑपरेट होती है। तो आपका ब्रेन का आपका होना स्ट्रॉन्ग होना, साथ ही साथ आपका हेल्दी एंड वेल्दी होना बहुत ही जरूरी होता है, राइट। तो आ जाती है आपकी मस्कुलर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल का क्या, ट्यूनिका एक्सटर्ना, है ना। ट्यूनिका इंटरनल लेयर होती है, उससे आप याद रखो। ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है आपकी एक्सटर्नल या आउटर लेयर। इतना आपको क्लियर हुआ। अभी हम देख लेते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। सो व्हाट इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना? इट इज कम्पोज्ड ऑफ मेनली इलास्टिक एंड कोलिजन फाइबर। इसमें भाई साहब इलास्टिक और कोलिजन फाइबर से बनी हुई होती है। इलास्टिक एंड कोलिजन फाइबर, इससे बनी हुई होती है इलास्टिक एंड कोलिजन फाइबर, कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक एंड कोलिजन फाइबर। देन फिर आगे क्या बोल रहे हैं? Sympathetic neuron of ANS are distributed to the smooth muscles of the tunica media, and their stimulation typically stimulate the smooth muscles contraction causing vasoconstriction। अब क्या होता है, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसके सिग्नल आप स्मूथ मसल्स है ट्यूनिका मीडिया वहां तक। और जब भी इसमें स्टिमुलेशन आता है, जब भी इसमें ब्रेन से मैसेज आता है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्सेशन करना है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की और वैसो डायलेशन की जो पूरा रोल देखता है वो कौन देखता है? आपकी मिडिल लेयर ट्यूनिका आपकी मीडिया। ट्यूनिका एक्सटर्ना देखती है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना से सिग्नल आपको रिसीव होता है, और साथ ही साथ आगे फर्दर ट्यूनिका मीडिया है उस तक इसको मूव करती है। जैसे कि कुछ केमिकल्स का भी इसमें रोल होता है, सर्टेन केमिकल प्रेजेंस होते हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, है ना, रिजल्ट इन द वैसोडाइलेशन ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अभी देखा होगा कई बार क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपका ब्लड का फ्लो कम होने लगता है किसी पेशेंट में, जो कि एक टर्मिनल स्टेज की पेशेंट में मरीज होता है आपके आईसीयू में, तो हम उसको वैसोप्रेसिन का इंजेक्शन देते हैं। हम सीरेंज फॉर्म में 2 ml, इसको 5 ml के बिलो ही रखना होता है। 2 ml 1 ml है ना, 1.5 पर आवरली के हिसाब से जाता है, तो 24 आवर ये चलता रहता है। इसका फंक्शन होता है कि आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। ब्लड वेसल्स को आपके डायलेट करता है, ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता है, ब्लड आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है वेसल्स, तो ये टर्मिनल स्टेज पे दिया जाता है। उसके पहले तो जनरली आपका डोपामाइन हो गया और नोरेड्रेनालिन हो गया, नोरेड, इसका सीरीज फॉर्म आपने हॉस्पिटल में जनरली देखा होगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब देते हैं तो पेशेंट मतलब रेयर चांस में ये बचता है, यदि इस स्टेज तक आ गया तो वो बहुत ही कम होता है कि उसका यार भाई रिकवर हो पाए ना। तो लास्ट में हम इस चीज को प्रेफर करते हैं, वैसोप्रेसिन वगैरह इंजेक्शन को, जो कि ब्लड वेसल्स को आपको डायलेट करता है। ओके, तो ये आपकी एक्सटर्नल लेयर होती है, और हमने इसमें देखा। फिर आ जाता है आपकी इलास्टिक आर्टरीज और मस्कुलर आर्टरीज। अब आपकी कुछ आर्टरीज या कुछ आपकी जो वेन्स होते हैं वो इलास्टिक फाइबर की बनी हुई होती है, कुछ उसमें मस्कुलर होता है। इलास्टिक जो होती है उनमें इलास्टिक फाइबर एक्सेसिव अमाउंट में होता है, ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मस्कुलर, और इनका फंक्शन होता है ऐसे रिजर्वायर ये वर्क करती है, और जो आपकी एनर्जी है ना, स्टोर एक रिकॉइल करती है और कवर्ड करती है, स्टोर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेस्टिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेस्टिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और जो फर्दर ब्लड है उसको क्या करती है, प्रोपेल करती है आगे की तरफ, उसको कंटिन्यू फॉरवर्ड करती है, ताकि अलग अलग आपके बॉडीज के पार्ट में ब्लड को चला जाए। जैसे अभी मैंने बताया था कि आपका जो चेम्बर वो रिलैक्स की पोजीशन में आ गया है और ब्लड आपका आर्टरी तक आ गया है ना, तो आर्टरीज को आगे भी इसको मूव करना है, आगे भी इसको भेजना है, तो वो कैसे जाएगा? तो इटसेल्फ इसमें कंडक्शन सिस्टम होता है, और जो आपकी मस्कुलर होती है। उसके बाद आता है आपकी इलास्टिक ना, सॉरी इलास्टिक का हमने बता दिया, इसका डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर। इलास्टिक आर्टरी होती है, डायमीटर मतलब उसका थिकनेस कितना है, मोटाई होती है उसका 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आती है आपकी मस्कुलर। मस्कुलर का जो होता है वो सेंटीमीटर में नहीं होता है, इसका होता है आपका डायमीटर में। डायमीटर आपका आ जाता है एमएम में, सॉरी एमएम में होता है इसका 0 to 1 और 1 to 10, 0 to 1 and 10 mm
डायमीटर। तो एज कंपेरिजन इससे थोड़ी सी थिन होती है और इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन की और रिलैक्सेशन की जो डायलेशन की प्रोसेस है वो भी इसमें होती है। और ज़्यादातर ये क्या करती है, ब्लड को आपकी डिस्ट्रीब्यूट करती है, आपके ब्लड को लेकर के जाती है आपके मस्कुलर लेवल तक। जैसे कि हो गया आपका एग्जाम्पल इंक्लूड ब्रेकियल आर्टरी और रेडियल आर्टरी, जो कि आपके फोर आर्म से आर्म तक ब्लड को लेकर के जाने का काम करती है। They are the capable of greater vasoconstriction and vasodilation to adjust the rate of the blood flow। ये ब्लड फ्लो का जो रेट है उसको आपस में एडजस्ट कर लेती है और इसमें जो कॉन्स्ट्रिक्शन की और आपका डायलेशन की प्रोसेस भी ग्रेटर होती है एज कंपेरिजन टू आपका मस्कुलर। These relatively thick wall arteries have the thin internal lamina and prominent external elastic lamina। इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है आर्टरीज की, और इंटरनल इलास्टिक का वो लेमिना जो है थोड़ा सा थिन होता है। प्रोमिनेंट एक्सटर्नल लेमिना मस्कुलर आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज। मस्कुलर आर्टरीज को अनदर हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज। डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अलग अलग पार्ट्स में ये क्या करती हैं आपके इसको डिवाइड करती हैं ब्लड को, मतलब भेजने का काम करती है। इतनी बात आई समझ। तो इसमें क्या बताया गया कि इसकी तीन अलग अलग लेयर होती हैं। आपकी एक्सटर्नल लेयर होती है, इसको हमने क्या ट्यूनिक मतलब होती है उसकी कोटेड होना, परत होना। तो ट्यूनिक का एक्सटर्नल जो आपकी एक्सटर्नल लेयर होती है, आपको प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सबसे आपकी बाहरी ऊपरी आपकी लेयर होती है। और ट्यूनिक का एक्सटर्नल जो लेयर होती है इलास्टिक और कोलेजन फाइबर से मिलकर के बनी होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यहाँ पर वर्क करता है, आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है स्मूथ मसल्स को, जो कि आपकी मीडिया होती है, मीडियम लेयर तक जाती है। और आपकी जो मीडियम लेयर होती है वो ट्यूनिका मीडिया, जो कि आपकी स्मूथ मसल्स फाइबर से बनी हुई होती है। और जो कॉन्ट्रेक्शन का ज़्यादातर रोल होता है वो यही मसल्स देखती है, इसी मसल्स का वर्क होता है। उसको कहा जाता है ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना आपकी इंटरनल लेयर होती है जो ल्यूमन को फॉर्म करती है और ब्लड वेसल्स के ब्लड के आपके कांटेक्ट में ये रहती है, जो कि आपकी एंडोथेलियम सेल से बनी हुई, टिश्यू से बनी हुई होती है। स्क्यूमस, एपिथेलियम और एंडोथेलियम, इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो एंडोथेलियम से मिलकर के बनी हुई होती है। होलो एक एंटर उसको फॉर्म करने का काम करती है। राइट, इतना क्लियर हुआ। अब कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज एक ब्रांच होती है आपकी कैपिलरीज और वेन्यूल्स, जो कि आपके टिश्यू लेवल पर होते हैं और ब्लड वेसल्स को आपके ब्लड को और सब ब्लड सब्सटेंस को एक्सचेंज करने का काम करती है ना। राइट, तो इस तरीके से क्या करते हैं, जाल एक नेटवर्क बनाती है और आपस में इनके अंदर क्या होता है, वेन्यूल्स के अंदर और आर्टरीज के अंदर ब्लड का एक्सचेंज होता है। वेन्यूल्स
और आर्टरीज। तो एक टिश्यू के लेवल पर टिश्यू के अंदर क्या करते हैं, एक ब्रांच बनाते हैं कैपिलरीज और आपकी वेन्यूज, सॉरी आर्टरियल्स और वेन्यूज, उसके अंदर कैपिलरीज होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, एक चैनल होता है इनका, एक नेटवर्क होता है जिसमें क्या होता है आपका ब्लड का एक्सचेंज होता है। बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, इनमें स्पिंटर पाए जाते हैं। स्पिंटर मतलब कि एक गेट होना, एक ओपनिंग होना जो कि ब्लड को एक्सचेंज करते हैं, है ना। कई कई जगह पर इनमें स्पिंटर भी पाए जाते हैं, एक ओपनिंग एक बॉल पाया जाता है जो कि ब्लड को आते जाते समय क्लोज और ओपन होने का काम करता है, ताकि ब्लड पूरा आपस में इधर से उधर मिक्स ना हो, जितने अमाउंट में जहाँ पर जाना है उतने ही अमाउंट में आपका ब्लड प्रॉपर तरीके से पहुँच पाता है। चलिए, तो आज के लेक्चर में नहीं, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेक्चर में आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एनास्टोमस के बारे में और आपका हीमोडायनेमिक फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड फ्लो, है ना। हीमोडायनेमिक क्या है, ब्लड फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, है ना। कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड ब्लड फ्लो, ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसे कंट्रोल होता है, ब्लड का फ्लो क्या होता है, हीमोडायनेमिक क्या है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारे टॉपिक के बारे में हम आने वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो देखते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।